It is a stage in UPSC exam to screen out non-serious candidate. यूपीएससी में आके आप कॉलेज स्टूडेंट जैसा बिहेव कर रहे हो तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। और 10 घंटे 12 घंटे की जो लोग प्लानिंग करता है, दे स्पेंड टाइम ऑन चेयर। सी आई कैन नॉट बी आइस बट आई कैन बी आइस मेकर। आजकल जो एस्पिरेंट है ना, वो सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी रह रही है। जो हो चुका है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। जब मैंने सुना 376 वह छात्र जाकर मुझे चिल्लाया। आजकल सर हर कोई आईएएस बनना चाहता है, तो सर ये यूपीएससी का क्रेज आज की डेट में इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, आईएएस की एग्जाम एक नासा है। आज की डेट में सर सोशल मीडिया जब से इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना डिस्ट्रैक्शन आता है माइंड में। उस डिस्ट्रैक्शन से एस्पिरेंट अपने आप को कैसे बचाए? रट्टाफिकेशन काम आता है सर इसमें, माइंड मैपिंग। अगर किसी को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो क्या फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग से? एक्चुअल में आईएएस का वर्क क्या होता है, आईएएस का काम क्या होता है? सर, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी क्या रही, कैसी रही? देखिए, मैंने बहुत पहले तो प्लान नहीं किया था। मास्टर डिग्री करने के बाद मैंने सोचा कोई एग्जाम की तो तैयारी करना चाहिए, तो क्यों ना ऐसे एग्जाम की तैयारी करे इंडिया में काफी चैलेंजिंग हो, उसके काफी सोशल रिस्पेक्ट हो डेफिनेटली। और डेफिनेटली अच्छे पे स्केल एंड पार्क्स मिले। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा तो आईएएस की तैयारी करें। बिल्कुल। आईएएस की तैयारी करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम कवर भी हो जाते। फिर मैंने आईएएस की एग्जाम दिया। पहले अटेम्प्ट में ही मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी दिया। लेकिन उस समय वैकेंसीज काफी कम होता था। अच्छा। टोटल वैकेंसी 200-250 होता था और कैंडिडेट काफी लाखों में होता था। तो इंटरव्यू स्टेज में ही मैं 4 बार इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू स्टेज में ही खत्म। फिर मैंने सोचा जो अभी मैं क्या करूं, अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया। तो मैंने सोचा जो 4 साल तो और 4-5 साल जो तैयारी किया है, ये मैंने वेस्ट जाने नहीं देंगे। अच्छा। और काफी सारे लोग देखिए इसी फील्ड में अच्छे करियर भी बनाया। और मुझे मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स आता था। ऑप्शनल में जूलॉजी में भी आते थे। हमारे टाइम 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। जूलॉजी में तो मैं 2005 में हाईएस्ट मार्क्स था मेरा इंडिया में। हाईएस्ट मार्क्स कितना सर? मार्क्स जूलॉजी में 352 आउट ऑफ 600। ओके। और तो मैंने सोचा जब इस फील्ड में हुआ नहीं, इस फील्ड में करियर बनाई। और जो मैंने नॉलेज गेन किया था यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, उसको मैंने इस्तेमाल करके कुछ करे। तो सर, स्टडी में आने का फिर कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आप मुझे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगों को पढ़ाना है? क्योंकि मैंने देखा, देखिए मुझे जब अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा काफी सारे अच्छे अच्छे कोचिंग को मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा। उनमें भी बहुत सारे टीचर्स है जो मेंस क्वालिफाई के इंटरव्यू दिया, अल्टीमेटली सिलेक्शन हुई नहीं। और अच्छा कोचिंग चल रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी तो टाइम खराब नहीं किया। हुआ नहीं, बात अलग है, लेकिन मेहनत तो किया था। अच्छा। अच्छे मार्क्स भी तो आया था। अरे एक अच्छे फील्ड तो है, और एजुकेशन बहुत अच्छे करियर है। आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हो, और आप उस एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर दो, जिसके लिए लोग काफी मेहनत करता है, काफी एस्पायर करते। तो ऐसे करके अच्छा कोचिंग शुरू कर। मैं पहली साल में ही मेरे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुआ। सर, आपने पहली साल में ही सिलेक्टेड कर? हाँ, आप कब से कोचिंग दे रहे हैं? मतलब ये मैंने सैपियंस आईएएस 2007 25 जून से शुरू किया, अच्छा। क्योंकि मेरा 2007 में अटेम्प्ट खत्म हो जाता। ओके। तो मैंने सोचा अभी तो कुछ करना है, और पहले मैंने एक्सेप्ट किया जो माय अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड।
आई हैव नो मोर चांस, हम्म तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वाई टू लेट, हमारे जो रिजल्ट आया था शायद 14 मई को रिजल्ट आया था। ओके 2006 का 2007 में रिजल्ट आता है। जब मेरा हुआ नहीं, तब मैंने सब कुछ भूल के मैंने अपना करियर की तैयारी शुरू की। सर जिस तरीके से आपने एक्सेप्ट किया तो लोग वो आजकल जो एस्पिरेंट है ना वो सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी रह रही है, कंटिन्यू लगे हुए हैं लाइन में, आप मुखर्जी नगर चलो, राजेंद्र नगर चले जाओ, एस्पिरेंट की लाइन लगी हुई है। तो लोग अपने आप को कैसे, जैसे कैसे आपने मोटिवेट किया कि यार मेरे को अब यहाँ से मुझे हटके अब मुझे अपना कोचिंग में जाना है? देखिए, मोटिवेशन बहुत तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक आप किसी चीज़ में लगे हो, 3-4 साल आपने एक अपने करियर को दिए, आपने आईएएस की प्रिपरेशन को दिए, देन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आपके सुटेबल नहीं रहा, देन वो एक एग्जॉस्ट करना। एक्चुअली जब अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाता है, हम्म तब आप यू आर वीक इन एवरी फ्रंट। हम्म वीकनेस को बढ़ावा देंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है जो हो चुका है हम्म दैट शुड बी एक्सेप्टेड। जब मेरा अटेम्प्ट नहीं है, आगे मुझे बढ़ना है। बिल्कुल सर। सो इमोशनली स्ट्रांग होना तब जरूरी है। हम्म जब आप कहीं कुछ हो नहीं पाते, तब हमें इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए, हम्म उस समय स्ट्रांग ज्यादा होना चाहिए। और जो हुआ नहीं उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो मैंने पहले एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं साथ साथ ये भी एक्सेप्ट किया, आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स उसको यूटिलाइज किया। which can be utilized for my career. डेफिनेटली। See, I cannot be ice, but I can be ice maker. और 2007 से ही मेरे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गया था। तो सर आज इस मुकाम पर आके आपको कैसा लगता है कि अब देखिए, एक तो दुख तो होता ही है जो हुआ नहीं था। सर दुख से ज्यादा अभी आपने बोला कि आप आईएएस मेकर हो, तो हाँ, अब लेकिन कभी कभी खुशी भी होती है, जो मैंने जिसके लिए इतने साल दिया था उसी फील्ड में मैं ही काम कर रहा हूँ। और जब स्टूडेंट सिलेक्टेड होता है ना, तब एक वाइकरियस प्लेजर होती है। कैसा फील होता है सर जब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होके, आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आपसे आके बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, सर मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है? देखिए, 2007 और 8 में मेरे एक स्टूडेंट था, प्रताप नारायण, ओके। जियोलॉजी से। जब उसकी रिजल्ट आया, 146 रैंक था, तो मोस्ट प्रोबेबली आईआरएस बना। जब उसकी मार्क्स जाना जियोलॉजी में 376 आउट ऑफ 600, and he was not from geology background, he was from veterinary background, animal husbandry. And he was a very intelligent student, sincere student. मुझे लगता है एक दिन भी क्लास कमाई नहीं किया था। जब मैंने सुना कि 376, मैं छात में जाकर मुझे चिल्लाया। अच्छा। इतना अच्छा लगा जो मैंने कंट्रीब्यूट कर पाया। देखिए, स्टूडेंट ही सब कुछ करता है। हम लोग वी वर्क एज ए कैटलिस्ट। हम ये नहीं कह सकते हमने बनाया, हम एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। सर आप एक तरीके से मार्गदर्शक हो, गाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, और जब आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आप सक्सेसफुल होके आता है तो वो फीलिंग सर अलग होती है फीलिंग तो होता है ना? जो स्टूडेंट सही में आपके पास पढ़ता है ना, और जब सिलेक्शन होती है, वो फीलिंग सब बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब लगता है जो सर हमारे साथ भी ऐसा कोई टीचर होता था, हम भी शायद हो जाते थे। डेफिनेटली। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि आजकल सर गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। इवन अगर हम देखें तो यूपीएससी का सर सबसे ज़्यादा यूपीएससी को लोग लेके ऑब्सेस्ड हैं कि यार हर कोई आईएएस बनना चाहता है ना।
ग्रेजुएशन किया उसने यूपीएससी, किससे पूछो यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। तो सर ये यूपीएससी का क्रेज आज की डेट में इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, यूपीएससी का क्रेज हमेशा ही था, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, हम्म। इस जॉब में काफी सिक्योरिटी है, हम्म। फिर सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात, आप बहुत फील्ड में आप अपने को कंट्रीब्यूट कर सकते। जब आप आईएएस बन जाओगे ना, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे आप अपने को अपना सर्विस नहीं दे सकते। और हमारे देश में जो लोग आईएएस आईपीएस की नौकरी करता है, उनको लोग अलग से ही देखता है। फिर यहाँ पे देखिए, पावर भी है, काफी अथॉरिटी भी है, और सब कुछ मिलके देखेंगे एक अच्छा पैकेज है। एक सक्सेसफुल सेटल्ड आदमी जिसको कहते हैं ना, आईएएस बनने से वो हो जाता है। आईएएस बनने से हो हाँ, जाता है। इसीलिए क्रेज है, इसीलिए तो लोग 5-5 साल से जो दे देता है। सर सबसे सुनते आ रहे हैं कि आईएएस 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 बन जाओ, आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो बट ज़्यादातर लोगों को, हम नॉर्मल पीपल की बात कर, नॉर्मल पब्लिक की बात कर रहे हैं कि आईएएस का ना रोल नहीं पता होता कि आईएएस एक्चुअल में आईएएस का वर्क क्या होता है, आईएएस का काम क्या होता है। तो आप सिंपल शब्दों में अगर बताएं कि एक आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है? देखिए, एक आईएएस ऑफिसर का काम 3 हेड में आप बांट सकते हैं। ओके। एक, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। दूसरा, रेगुलेटरी रोल, जो हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें एज ए रेगुलेटर काम करता है। तीसरा जो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी इनके काफी कंट्रीब्यूशंस होता है। एक डीएम डिस्ट्रिक्ट में तीनों काम करता है। डेवलपमेंट में भी उनका, ही इज द हेड ऑफ द डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट, ही इज हेड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, नॉट आईपीएस एसपी। आईपीएस जो पुलिस को ऑर्गेनाइज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम डीएम का। हाँ, और रेगुलेटरी जो काम है वो भी डीएम का ही है। मतलब एवरीथिंग इन अ डिस्ट्रिक्ट इज मैनेज्ड बाय डीएम। बाय डीएम। सब काम ही करना पड़ता है। तो आपके यहाँ जो एस्पिरेंट्स आते हैं, या आपने जो अपने आपके अनुभव से, तो एक आईएएस का एक अलग ही फोबिया है कि आईएएस मतलब 9 to 5 जॉब, सारी चीज़ें हमारे अंडर में। तो जब आते हैं लोग तो रियलिटी में क्या उनको अंतर लगता है कि आने से पहले उनकी सोच कुछ और थी आईएएस के बारे में, और जब आप से आके गाइडेंस लेते हैं तो उनके उस बीच में क्या डिफरेंस दिखता है? देखिए, आईएएस का जॉब रूटीनाइज्ड नहीं है, जो 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। दे आर ऑलवेज इन जॉब। इनके पास कोई टाइम नहीं होती है, अगर जरूरत पड़ेगा रात 2 बजे भी जाना पड़ता है। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज नाउ डिविजनल कमिश्नर अबव डीएम। वो जब शुरुआत किया था नौकरी, महाराष्ट्र कैडर के थे, उस 8 बजे सवेरे निकलता था, गांव गांव जाता था। जो अभी जो स्वच्छ अभियान है ना, तब का जो प्रोजेक्ट था, उसको निर्मल योजना शायद ऐसा थे, निर्मल निर्मल योजना, निर्मल योजना, जो गांव को गांव को निर्मल, ये टॉयलेट देना। ओके। वो सवेरे 8 बजे निकलता था, आने का कभी टाइम नहीं होता। एंड ही वाज सो प्रिफर्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलवेज। सब पार्टीज उनको, महाराष्ट्र में सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनको बहुत डिमांड करता था। तो वो मुझे बोलता है, इसे कोई रूटीन ही नहीं है, आप जितना कर सकते हो ना उतना ही आप करो, आपका काम का कोई अंत ही नहीं है। और तब ऐसे ऑफिसर को ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल
एफिलिटीज दे विल बी इन डिमांड। तो ऐसा नहीं है, जो आईएएस की काम बहुत रूटीनाइज है, अगर कोई बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो माना जाता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम सबसे कठिन है। ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली कठिन इन द सेंस काफी चीज पढ़ना पड़ता है। हम्म, एक तो 7-8 सब्जेक्ट की जनरल स्टडीज है, ओके। जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हम्म, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स है। फिर 2 आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश पेपर होता है। अभी एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। जो आप 5 साल पढ़ सकते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट यहाँ पे 1 साल पढ़ना पड़ता है। फिर 2 ऐसे लिखना पड़ता है, अच्छा। 125 नंबर का। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है 275 मार्क्स का। फिर पहली स्टेज में प्रीलिम्स होती है, उसमें भी सी सेट होता है, ये होता है। इन सब देखे ना तो लगता है काफी चीजें एक आदमी को नॉलेज में रखना पड़ता है, और इसीलिए शायद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम बोलता है। अदरवाइज आपके पास अच्छे प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, अच्छे गाइडेंस है, इतनी डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे ना अच्छे गाइडेंस के अंडर में, तो मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस बनता है, और बन भी रहा है, हर साल बनता है। आईएएस बनने के लिए आपको जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है 3 चीज की जरूरत होती है। एक रेगुलर स्टडीज, ओके। दूसरा आपका स्मार्ट हार्डवर्क, लास्ट जो है वो सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छी गाइडेंस। ये तीनों अगर एक साथ जुट जाए ना किसी के साथ, वो आदमी बन जाता है। मेरा सर यही क्वेश्चन आने वाला था कि अगर किसी को आईएएस बनना है, आईएएस की प्लानिंग करनी है, आईएएस की कोचिंग लेनी है, तो क्या हार्ड वर्क इनफ है उसके लिए, या एक इसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी देखिए, पड़ेगी? हार्डवर्क तो देखो, हर कोई भी काम अच्छा करना चाहते हो ना, हम्म, कोई भी काम में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। लेकिन हार्डवर्क एलोन कैन नॉट हेल्प, हम्म, क्योंकि हमारे देश में देखिए कितने लोग मेहनत करते हैं सवेरे से शाम तक, रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पाता। हम्म, तो मैंने बोला एक पैकेज चाहिए, और वो पैकेज 3 चीज होना जरूरी है। आपको 365 डेज में 300 डेज पढ़ना चाहिए, और स्मार्टली हार्डवर्क करना। स्मार्टली हार्ड। जो कहाँ पे हार्डवर्क करे, कहाँ पे नहीं करे, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करके हार्डवर्क करना चाहिए। और अच्छे गाइडेंस, अगर अच्छे गाइडेंस नहीं है ना तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ये तीनों चीज अगर एक साथ किसी को मिल जाए और एक साथ हो जाए, जी। वो आदमी एवरेज इंटेलिजेंस से भी बनता है, बन भी रहा है। अच्छा। और सर अगर कोई 9 to 5 जॉब वाला पर्सन, जो सैलरीड पर्सन है, और अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है कि अब मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो क्या वो भी आगे चल के यूपीएससी क्रैक कर सकता है अपनी जॉब को साथ में लेके चलते हुए? बहुत लोग करता है हर साल। मुझे लगता है आउट ऑफ 700-800 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आई थिंक 40% तो वर्किंग होगा। वर्किंग। हाँ, क्योंकि देखिए वर्किंग होने का बहुत फायदा होता है। एक तो वो लोग बहुत कॉन्शियस होता है, जो मैं एक जॉब के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दूसरी जॉब की तैयारी कर रहा है, हमें सीरियसली तैयारी करना ही है। दूसरी जो है उनका ना एक्सपोजर काफी अच्छा होता है। मतलब एक जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, एक्सपोजर तो मिलता ही है। अब देखिए जब अच्छा जॉब कर रहा है तो मतलब कुछ तो ग्रे मैटर हो गई, तभी जाके जॉब कर रहा है। डेफिनेटली। तो ऐसे लोग अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज करके तैयारी करें ना
सिलेक्शन होने का काफी चांसेस होता है। सर और पर मैंने देखे इनको जब इंटरव्यू में जाता है ना, इंटरव्यू वाले भी इनको मार्क्स देता है, अच्छा प्रेफर करता है। सर हमने तो इंटरव्यू देखे हैं तो आजकल की आपके बैठने का ढंग सही नहीं है, इंसान इतना फोबिया हो जाता है आजकल इंटरव्यू देखो आईएएस के ना। और एक और चीज़ है सर, अगर जैसे आपने बोला कि होता है, बट सर कंसिस्टेंसी का हमेशा शिकायत रहती है कि अब आपने बोला कि 300 दिन पढ़ना है 365 डेज में। उतना तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ पढ़ना चाहिए। जो वर्किंग मैन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो सर उनकी ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती यार। कंसिस्टेंसी की हमेशा शिकायत है यार, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। ऐसे में रोजाना 10 घंटे कम से कम पढ़ना, 8 से 10 देखिए घंटे। 10 घंटे की जरूरत होती नहीं है, हम्म आपके पास 24 आवर्स है। हम्म टाइम बजट करो, 8 घंटा पढ़ना है, हम्म 8 घंटे सोना है, और 8 घंटा बाकी काम करना है। हम्म 8 घंटा बहुत होता है। अगर 8 घंटा आप 300 डेज पढ़ेंगे ना, हम्म 2400 आवर्स आप पढ़ सकते। हम्म और 8 घंटा पढ़ने से प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, 7-8 घंटा पढ़ने से। और 10 घंटा 12 घंटे की जो लोग प्लानिंग करता है, हम्म दे स्पेंड टाइम ऑन चेयर, हम्म देयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। ओके हमें घंटा नहीं गिनना चाहिए, घंटे नहीं। हमें कितना प्रोडक्टिविटी निकल रहा है वो दिखना चाहिए। और रेगुलर 8 घंटा मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है। ओके मतलब इतना समय अगर कोई देता है, और वो जो 3 महीने चीजों बताया था, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। स्मार्ट हार्ड वर्क, हम्म और बेहतर गाइडेंस, वो आदमी बन के जाएगा। ओके और ये जो लोग बोलते हैं 15 घंटा 16 घंटा, कोई मशीन थोड़ी ना है हम्म जो कुर्सी पे बैठे रहेगा 15 घंटा। हाँ, और बताइए, एक आदमी, उसके इमोशन नहीं है, उसको सोशल लाइफ नहीं है, सब कुछ है। जब आप आईएएस की तैयारी करते हो, दुनिया के अंदर रह की तैयारी करते हो, सर आप फिर एक इंसान ही हो। डिस्ट्रैक्शन आता है ना एक आजकल। देखिए, आपका फोकस्ड माइंड होना चाहिए। वो फोकस माइंड कहाँ से लेके आए सर? जो फोकस आपको आजकल ना इतना ज़्यादा सर, देखो आपके टाइम पे क्या था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था। आज की डेट में सर सोशल मीडिया जब से इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। सो कहीं ना डिस्ट्रैक्शन आता है माइंड में। उस डिस्ट्रैक्शन से एस्पिरेंट अपने आप को कैसे बचाए? देखिए ऐसा है, सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए, क्योंकि रील की जमाना है। अगर आप रील लेके बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा दिन कैसे निकल जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए। और मैं तो 8 ही घंटा बोलता हूँ पढ़ो। 8 घंटा सो, 8 घंटा तो आपके पास, आधे 1 घंटा रील भी देख लो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि आप मशीन तो हो नहीं जो भाई पढ़ने की जब इच्छा करेगा पढ़ेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। दोस्तों से भी मिलना चाहिए। और रील अगर मान लो आधे घंटे को देख लेगा, माइंड फ्रेश भी तो होता है। तो ऐसा नहीं रील देखने बैठ जाओ और दिन भर रील देख लो। हाँ, डिस्ट्रैक्शन के काफी सारे एलिमेंट्स है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना चाहिए। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे ऑफलाइन ले लीजिए चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए। तो एक ना एस्पिरेंट्स को, अभ्यर्थियों को क्या होता है, अगर मैं अपने को भी रख के देखूँ ना, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत ज़्यादा हो गई है कि कोई टीचर कुछ कह रहा है, कोई टीचर कुछ कह रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो आईएएस बन चुके हैं और जो आईएएस की कोचिंग देते हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो वहाँ पे ज़्यादा वो एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार करना क्या है, कैसे करना है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को उसका क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, बात तो सही है। अभी कोचिंग इतने ज्यादा है ऑनलाइन ऑफलाइन में। एक न्यू कमर वो भी छोटे शहर से आ रहा है, हम्म उनके लिए सही कोचिंग चुनना सही में चैलेंजिंग, डेफिनेटली सर। सही में। तो सही कोचिंग कैसे चुने? हम्म पहला जो है, जो कोचिंग में टीचर है, हम्म उसके बैकग्राउंड देखो। अच्छा। उन्होंने अपने यूपीएससी के एग्जाम में क्या किया? क्योंकि एक
बेहतर स्टूडेंट ही बेहतर गाइड कर सकता है। डेफिनेटली। मान लीजिए कोई टीचर प्रीलिम्स तक पास नहीं किया, वो कोचिंग लेने आ गया, जब उसको पता ही नहीं मेंस कैसे क्रैक किया जाता है, वो कैसे किसी को गाइड कर सकता है? तो टीचर की बैकग्राउंड बहुत अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, टीचर की एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से पढ़ रहा है, और उनकी जो सिलेक्शन की क्लेम करता है, सही मायने में सिलेक्शन हो रहा है वहां से। और तीसरी बात जो है, देखिए कोचिंग की साइज पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 500 लोग पढ़ रहे, 1000 लोग पढ़ रहे हैं। कोचिंग कितने समय से है, क्योंकि एक कोचिंग अगर मान लो 20 साल से है, कुछ तो मेरिट होगा। एक टीचर अगर उसी कोचिंग में 20 साल से पढ़ा रहा है, सही मायने में 150-200 सिलेक्शन दिया, कुछ तो होगा उनमें पॉजिटिव। अब देखिए, अच्छे कोचिंग बुरा कोचिंग सब यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है, तो हमें नेगेटिव कम देखना चाहिए। जो कोचिंग के बारे में जो पॉजिटिव चीजें, टीचर बहुत जरूरी है। टीचर की खुद की यूपीएससी में बैकग्राउंड क्या है, टीचर कंसिस्टेंटली किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, और दूसरी बात कितने सालों से पढ़ा रहा है। ये सब चीज आप देखोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर सोचोगे इस कोचिंग देखने में अच्छा है, अच्छे अच्छे चीजें लिख रहा है, ये सब लोग आज के डेट में अच्छा बोलता है, जो सेल्स पर्सन की बात सुन के अगर आप कोचिंग ले लोगे ना, तो मुश्किल होता है। और सर इन्फॉर्मेशन भी आजकल ना एक क्लिक पे अवेलेबल है। आजकल क्या है, कोचिंग एक्सपीरियंस पे मैटर नहीं करता आजकल ना सर। हर किसी को ना डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ रही है अपनी। मतलब अगर 4 साल, सिर्फ 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस भी है ना उस टीचर को, और उसने अपना ऐड चला दिए या अच्छे से अपने आप को मार्केट एस्टेब्लिश कर दिया, तो वो 20 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर को भी मात दे देता है कई बार। हाँ, मार्केटिंग तो देखिए मैटर करता ही है। जैसे मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, दूसरे कोचिंग क्लेम करते हैं जो 150 सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जब बाद में पता चला एक सिलेक्शन है एक्चुअली में। तो ये सर, ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि लोग कुछ भी क्लेम करते थे, इसको कैसे फिर आइडेंटिफाई करें? एक एस्पिरेंट कैसे आइडेंटिफाई आजकल करें? ना एक ट्रेंड है, इंटरव्यू की गाइडेंस देता है, फिर उनको क्लेम कर देता है। ओके। जैसा हमारे कोचिंग में कोई इंटरव्यू गाइडेंस हम देते ही नहीं है, अच्छा। एक्सेप्ट हमारे खुद के स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे मेंस की कोचिंग किया एंथ्रोपोलॉजी जूलॉजी से, तो हम लोग तो सिर्फ जो स्टूडेंट्स रियली में आता है वो कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग है एंथ्रोपोलॉजी में, ये लोग फ्री भी नहीं, अच्छे होटल में बुला के इंटरव्यू कराएगा। कुछ कोचिंग तो इंटरव्यू वालों को, स्टूडेंट्स को 5 स्टार में रखता है, बस कि हमारा बैच हाँ लग जी, जाए इनमें बस। सिलेक्शन के बाद क्लेम कर देता है। बस। तो ऐसे तो देखो, जो स्टूडेंट्स छोटे शहर से आ रहा है वो फोटो देख के चला आता है। मुश्किल तो है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कोई आके थोड़ा सा इन पर्सन वेरीफाई करना चाहिए। ओके। अगर आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले रहे हो ना, दिल्ली में एक बार आइए। अच्छा। दिल्ली में आके आप कोचिंग में जाओ, कोचिंग के आसपास जो किताब की दुकान है उनसे बात करो, फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात कर सकते हो। और सर इनको अच्छी इन्फॉर्मेशन पता होता है। सब कोचिंग के पास ही ना, जैसे राजेंद्र नगर में दुकानों की लाइन लगता है, वहां पे अगर आप जाके पता करोगे सही इन्फॉर्मेशन दे देते लोग। अगर घर पे बैठ के मान लो कोई स्टूडेंट आसाम से कोचिंग दे रहा है ना, ऑनलाइन भी ठीक से देखा, ऑफलाइन आया नहीं, तो उनको मिसगाइडेड होने का चांस ज्यादा होता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के टाइम में ना काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बार बार अटैम्प्ट देते रहते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो इस बार दे दिया, इस बार नहीं हुआ तो चलो एक साल और दे दिया। तो ऐसे में एक एस्पिरेंट को
कब तक अटेम्प्ट देते रहना चाहिए और कब उसको दोबारा से रीडिफाइन अपने आप को रीथिंक करना चाहिए कि यार अब बस हो गया, अब कुछ और देखते हैं? देखिए, आईएएस की एग्जाम में एक नासा है। हाँ। एक बार जो एग्जाम देने लग जाता ना, हम्म। वो तब तक देता है जब तक इसमें जब तक सिलेक्शन नहीं होता और अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं होता। अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं होता। और ज्यादातर लोग जो अटेम्प्ट प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, बार बार मेंस दे रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, एक्चुअली ये लोग सिर्फ पढ़ते ही है। कैसे पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए वो बहुत लोग अटेम्प्ट खत्म होने के बावजूद भी जानता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हम्म। ज्यादातर स्टूडेंट्स आज की डेट में मैं देखता हूँ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, हम्म। कंसर्न होता है। मेंस की तैयारी लोग कभी करता ही नहीं। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा टाइम दे तो मैं बता सकता हूँ। लोग जब प्रीलिम्स की तैयारी करता है ना, हम्म। प्रीलिम्स देखिए एक ऐसा टेस्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस यूपीएससी ज्यादा देता नहीं है, क्योंकि उसकी जो मार्क्स है ना सिलेक्शन में ऐड नहीं होता। अच्छा। एक्चुअली इट इज ए स्टेज इन यूपीएससी एग्जाम टू स्किन आउट नॉन सीरियस कैंडिडेट, ओके। इसलिए उनकी मार्क्स ऐड नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करता है, साल भर प्रीलिम्स के लिए दे देता है। ये प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या होता है, 3 से 4 महीना गैप होता है। तो जब तक वो लोग, ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक पढ़ता नहीं। उम्मीद होता है जैसे प्रीलिम्स तो पास हो जाएंगे, बहुतों को लगता है जो नहीं होगा। जब होगा नहीं होगा ऐसे माइंड में होता है ना, आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो क्या होता है, रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या करेगा, दुखी होके घूमता रहेगा। प्रीलिम्स अगर हो गया, उसके पास 2-2.5 महीना है मेंस के लिए। 2-2.5 महीने मेंस से कुछ हो ही नहीं सकते, मतलब बिना प्रिपरेशन का मेंस देने चला जाता है। अब मेंस देने के बाद सब स्टूडेंट्स को लगता है इसी बात आईएएस बन जाएंगे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्या होता है, आईएएस की खाप देखते हैं। अच्छा। फिर मान लो रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, 1-1.5 महीना गम में बीत जाता है। फिर प्रीलिम्स आ जाता है, मेंस का देखो तैयारी नहीं किया, फिर प्रीलिम्स में लग जाता है। प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस का तैयारी हुई नहीं। तो सर ये तो एक ट्रैप हो गया इट्स पूरा। इट्स अ साइकिल, साइकिल हो गया। सर्कल है। वो पूरा वहीं से वहीं शुरू होते हैं, वहीं खत्म हो जाता है, वहीं शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है। इसी सर्कल के साइकिल में चलते फंसे हुए पहुंच हैं। जाता है। तो इस साइकिल से निकलना चाहिए। तो सर क्या रोड मैप होना चाहिए देखिए, एज अ बिगनर, अगर किसी को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो क्या उसको रोड मैप फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग से? प्रीलिम्स यूजुअली मई-जून महीने में होता है। तो एक स्टूडेंट को दिसंबर जनवरी तक मेंस की तैयारी कंप्लीट कर लेना चाहिए। दिसंबर जनवरी तक, दिसंबर जनवरी से लेकर प्रीलिम्स तक 90% टाइम आप फोकस करो प्रीलिम्स पे, और 10% जो टाइम है मेंस में भी देखो, क्योंकि यूजुअली एक नया सब्जेक्ट सिलेक्ट करते लोग, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर 4-5 महीना नहीं पढ़ेगा ना तो भूल जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो 1-1.5 घंटा डेली दो, बाकी आप प्रीलिम्स के लिए दो। तो क्या होगा, जब प्रीलिम्स हो जाएगा, यूजुअली उनका हो जाता है, दूसरी नेक्स्ट जो प्रीलिम्स के बाद आप उस डाउट में मत रहो। प्रीलिम्स के एक सीक्रेट है, अगर आप में आपके मन में डाउट है ना, जो होगा कि नहीं होगा, तो आप तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब प्रीलिम्स ऐसे दो जो यू आर 110% श्योर प्रीलिम्स तुम्हारा होना ही है, और झूठ मूठ की श्योर नहीं, सच्चाई है। तो क्या है,
प्रीलिम्स के 1-2 दिन बाद से आप पढ़ाई करने लग जाओगे। तो सर्कल में नहीं फंसना चाहिए। सर्कल में नहीं फंसना। अगर सर्कल में फंसा, ज्यादातर लोग उसी सर्कल से निकल ही नहीं पाता, 6 अटेम्प्ट खत्म। और फिर सर अगर निकलना भी चाहे ना तो सोसाइटी का एक ऐसा फोबिया है कि यार मैं 2 साल से 3 साल से बोल रहा हूँ कि मैं आईएएस की यूपीएससी की कोचिंग ले रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी कई मेरे भी फ्रेंड हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं क्या बोलूँगा, क्या दिखाऊंगा, एटलीस्ट कुछ तो जॉब लगे। तो इसका करके वो और एक एक एग्जाम दे दिया, फिर दोबारा एग्जाम दे दिया, फिर दोबारा एग्जाम देखिए, दिया। फेल तो होने गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना वो फंसे ही रहते हैं सर वो। देखिए, फेल होने का ना कोई एक कारण तो होता नहीं है। हम्म, एक तो कारण है विशेष सर्कल, और दूसरा जो एक कारण मैं 20 साल से देख रहा हूँ एज ए टीचर, हम्म, ज्यादातर स्टूडेंट कॉलेज की जो हैंगओवर है ना, हम्म, वहां से ही निकल नहीं होता। कॉलेज में यूजुअली एग्जाम से महीना 2 महीना पहले पढ़ाई शुरू करता है, अच्छे रिजल्ट हो जाता है। यूपीएससी में अगर ऐसे कोई करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रीलिम्स निकल लेगा, मेंस की तो तैयारी नहीं कर पाएगा। हम्म, तो यूपीएससी जब आप तैयारी करने आए हो ना, हम्म, आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहिए। कॉलेज जैसा अप्रोच छोड़ना चाहिए, आपको साल भर पढ़ना चाहिए। ये 80% नहीं करता है। हम्म, ये बहुत आसान है। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली यूपीएससी की तैयारी करता है, हम्म, और तैयारी करने से पहले इतने उनकी प्लानिंग होती है, इतने चीजें सोचते हैं। जब एक्चुअल तैयारी करते हैं ना, तब पढ़ते नहीं है। हम्म, मैं देखिए, कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स, कभी कभी पूरे क्लास भर स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे। हम्म, तो मैं ही बोलता हूँ, जो देखो आप लोग 2 काम करना, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, हम्म, उसको उसी दिन जाके रिवाइज सेल्फ करना। स्टडी करो। और दूसरी बात जो है, पाइल अप होने मत दो। जो प्रोक्रास्टिनेशन होती है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सबसे बड़ा कमी है। और ज्यादातर स्टूडेंट यही काम करता है, सब यही करते हैं सेल्फ ज्यादातर। स्टडी उस दिन नहीं करता है, कर लेंगे। पाइल अप जब होता ना, तब डर भी लगता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो रिवीजन ठीक से नहीं होता। मतलब 8-10 बार रिवीजन होना जरूरी है। तो 8-10 बार रिवीजन जो दे देता ना, मुझे लगता है उनमें से किसी का रुकता नहीं है, 2-3 अटेम्प्ट में एक अच्छे जॉब लेके जाता है। सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए टोटल टाइम कितना देना चाहिए? देखिए, सिर्फ टाइम तो सब कुछ नहीं होता ना। हम्म, टाइम कितना देना चाहिए, कितने घंटा, कितने साल देना चाहिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो आपको डेली पढ़ना है, 300 आउट ऑफ 365 डेज। स्मार्ट हार्डवर्क करना है, और बेहतर गाइडेंस आपको चाहिए। ये तीनों के साथ लेके दिसंबर जनवरी तक आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कंप्लीट कर लो। हम्म, मेंस की तैयारी करते हो ना, तो काफी सारी चीजें प्रीलिम्स के भी हो जाता है। हम्म, दिसंबर जनवरी से लेके प्रीलिम्स तक पूरा फोकस नहीं तो 90% फोकस मेंस में दो, सॉरी प्रीलिम्स में दो। हम्म, अब प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद वही दिमाग में रखना है हमें, डाउट्स नहीं होना चाहिए। हम्म, तो 1 से 2 दिन बाद आप मेंस की शुरू कर दो। हम्म, नो कोचिंग, नो कोचिंग आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम। ऐसे अगर आप करोगे ना, तो 3 कंडीशन के साथ हम्म। मुझे लगता है 2 से 3 अटेम्प्ट में एक एवरेज स्टूडेंट आईएएसी बन के जाएगा। तो सर वही मैं टोटल अगर देखा जाए तो मतलब 18 महीने 20 महीने कुछ आप देखिए, 1.5 साल तो तैयारी ताकि करने उसके लगे। बाद एक रियल एक नो, दोबारा रीथिंक कर सके कि हाँ मैं अब इस ट्रैप में दो फंस। से तीन अटेम्प्ट में आदमी आईएएस बन जाता है। अगर नहीं बन रहा तो उसको फिर कुछ और दिखना चाहिए। बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, हम्म,
लेकिन अगर आपके पास अच्छे प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल जैसे होना चाहिए ऐसे कर लो, अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, क्यों नहीं होगा? रट्टाफिकेशन काम आता है सर इसमें, माइंड मैपिंग? देखिए, रट्टाफिकेशन की पूरी बात तो है ही नहीं, बहुत चीज तो रटना पड़ता ही है। अच्छा, तो तो जहां पे दिस इज अ रटने की गुड थिंग। जरूरत, देखिए, रटना कौन नहीं रटता बताइए? अपने कॉन्सेप्ट भी तो रटते हो। रटने का मतलब रिटेंशन है ना। तो देखिए, जो चीज मैं पहली बार पढ़ूंगा, पहले मैंने पढ़ा नहीं, उसको तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो यही रट्टाफिकेशन होता है। ओके। तो मतलब डोंट यूज लैंग्वेज ऑफ अदर्स, कॉन्सेप्ट तो आपको रटना ही पड़ेगा। आप अपनी लैंग्वेज से लिखो रट के। अच्छा। रटना मतलब बुरी बात नहीं है। देखिए, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेंडल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉज दिया था इनहेरिटेंस के लिए। अभी ये तो रटना ही पड़ेगा ना। अगर वो नहीं रटेंगे कौन कौन सा लॉ दिया था, तो आप कैसे बोल पाओगे, कैसे लिख पाओगे? क्या ये रटना है। लेकिन वो जो जिस लैंग्वेज इस्तेमाल करके दिया था मेंडल, लैंग्वेज अपना हो। तो दुनिया में हर लोग रटता है, और रटना तो जरूरी भी होती है। हम लोग रट्टा किसको बोलता है? जब हम किसी की लैंग्वेज भी रट लेते हैं। मेरे एक स्टूडेंट था, वो वेटरनरी डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर। बोलते सर मैं बहुत रटता हूँ, अच्छा। एकदम पंक्चुएशन मार्क्स तक रट लेता हूँ। 2008 की बात कर रहा हूँ। उसके पास जूलॉजी था और पाली था। पाली एक सब्जेक्ट था पहले, जो जिस वो सब्जेक्ट क्या है, बुद्धा की जो फिलोसॉफी है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। हाँ, बुद्धिज्म लोगों की लैंग्वेज है। बुद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, मोनास्ट्रीज में ही इस्तेमाल। तो एक आधी कोचिंग था, और 400 से 500 पेज का नोट्स देता था। और देखा जाता जो अच्छे रट लेता ना, लिख के आ जाता था, अच्छे मार्क्स आता था। तो इसी चक्कर में पाली बंद कर दी यूपीएससी। अच्छा। तो मेरे जो स्टूडेंट है, और वो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि पाली जो है, आप तो कभी पढ़े नहीं हो ना। डेफिनेटली। वो जो लिख देता टीचर, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। बोला सर उसमें तो मैं 600 है, 400 ले आऊंगा। लोगों से 350 आता था। मतलब इतनी पावर है हाँ, कि हाँ, मैं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं रट हाँ। लूँ, मैं याद कर लूंगा क्या इस हुआ, चीज को। मेंस के दिन पाली देने गया, हम्म। बोला जो एक दो पेज लिखने के बाद भूल गए, और आगे लिख ही नहीं पाया। तो पहला पेपर खराब हो गया। जब पहला पेपर में एक क्वेश्चन भी ठीक लिख नहीं पाया, तो सेकंड पेपर टेंशन का वही खराब हो गया। उसका लास्ट अटेम्प्ट था बेचारा, खत्म। तो ऐसे नहीं रटना चाहिए। अच्छा। बुद्धा की जो फिलोसॉफी, वो आप रटो, लिखो अपनी लैंग्वेज से ना। और सर, राइट एज यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन करने की, अगर देखा जाए कि किस एज से एक यूपीएससी कैंडिडेट को अपने यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 20-21 साल लगता है। अगर किसी को एकेडमिक फील्ड में जाना नहीं है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर किसी को नीट की लोग पहले से तैयारी करने लग जाते हैं 10th क्लास 11th क्लास से ही, अगर किसी इंजीनियरिंग की पहले से तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे यूपीएससी करने, तो कि 10th से 11th से 12th से ही कोई बेस? लेकिन यूपीएससी तैयारी करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, ओके। जो कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे में नहीं होती है। तो क्यों ना अच्छे से 10th कर ले, क्यों ना अच्छे से 12th कर ले। ग्रेजुएशन करते करते मैच्योरिटी लेवल था बेहतर होता है। अगर वो अच्छे से 10th किया, अच्छे से 12th किया, अच्छे से ग्रेजुएशन किया ना, उसके ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा होता है। और जब मैच्योरिटी ठीक ठाक आ जाता है, उसको अच्छे गाइडेंस मिल जाए ना, और
मेहनत ठीक ठाक करे रेगुलर, बन जाता है। यूपीएससी क्रैक करना तो इम्पॉसिबल नहीं है। बोला 3 चीज एक साथ होना चाहिए, राइट गाइडेंस, देख दुख के लेना चाहिए कोचिंग, फिर हार्ड स्मार्ट इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, स्मार्ट और रेगुलर स्टडीज। स्टडीज। अरे 3 जिसके साथ मिल जाता ना, वो बन के ही जाता है। और 2 से 3 अटेम्प्ट तक आप वेट कर सकते ज्यादातर हो, लोग 3rd अटेम्प्ट में बन जाते हैं। और सर अटेम्प्ट में अच्छा पेशेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी तैयारी क्रैक कर देता है। तो अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती है तो डोंट लूज हार्ट। सेकंड अटेम्प्ट अच्छा से दो, उसे कहीं आप ग्रुप ए मिल जाए। जब एक बार जॉब मिल जाता ना, काफी मोरल काफी हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी में देखा गया, जो लोग नौकरी मिलने के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, उनको तो इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा मिलता है। कोई पॉलिसी नहीं है, देखा गया, क्योंकि वो इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक कर चुके होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बोर्ड में मैं देखा हूँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा एक रूल है, लेकिन ऐसे एक ऑब्जर्वेशन है। सर कितने अटेम्प्ट होते हैं आईएएस बनने के लिए? देखिए मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट चाहिए, सॉरी मिलते हैं, और ओबीसी के लिए शायद 8-9 अटेम्प्ट। अच्छा। एससी के लिए अनलिमिटेड, जब तक एज है, जब तक एज है। एससी। और वहाँ जनरल कैटेगरी में कुछ एज लिमिट है? एज लिमिट भी है और अटेम्प्ट की लिमिट भी है। अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट और एज शायद 32 और 33। ओके ओके। सर एक आर्ट साइड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है यूपीएससी एग्जाम में, रेदर देन कि कोई देखिए, कॉमर्स या साइंस से पढ़ा हुआ है? अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, काफी सारे चीज जो आर्ट्स में लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में कंपल्सरी पढ़ना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि ज्यादातर लोग जो आर्ट्स सब साइड से आते हैं, लोग हिस्ट्री भी पढ़ लेता है, फिर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेता है, ये इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेता है। अच्छा। ये तीनों की एक अच्छा वेटेज होता है, प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। तो स्टैटिस्टिकली इनके वेटेज, इनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन मैंने जो देखा, जिनके साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है ना, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वो बेहतर करता है। अच्छा। और जो मैं जो 3 चीज बार बार बोल रहा हूँ, वो 3 चीज जो जिसके पास होता है, बेटर गाइडेंस, स्मार्ट हार्ड वर्क और रेगुलेटरी। ये रेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वही नहीं करता। मेरे पास आर्ट्स के स्टूडेंट आए हैं, काफी सारे आते हैं, अच्छे रंग करके ले जाते हैं। मेरे एक कपल स्टूडेंट था, हस्बैंड था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा। और वाइफ थी हिस्ट्री में बीए पास, सिंपली हिस्ट्री ऑनर्स था। तो जो हस्बैंड जो था थोड़ा सा एरोगेंट था, जब मैं तो इंजीनियर हूँ, पुणे में अच्छा नौकरी करता हूँ, तो बोला मेरी बीवी को ही कोचिंग दे दो, मैं उनसे पढ़ लेंगे अच्छा। तो वो कोचिंग नहीं लिया, बोलता मैं तो उससे ही सीख लूंगा। पता उसका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। अच्छा। इंजीनियर था, उसकी वाइफ सेकंड अटेम्प्ट में 22nd रैंक करके चला गया। प्रीलिम्स क्लियर, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, एंथो में 363 था, 23rd रैंक उसको मिला। सो शी बिकेम आईएएस। हाँ, और हस्बैंड जो है सिर्फ एरोगेंसी के चलते उसको प्रीलिम्स तक नहीं हुआ। ओके, सो एरोगेंट नहीं होना चाहिए।
ओके। मतलब आपके बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। हाँ। आप यूपीएससी आके ना, यूपीएससी वेल इन रोम डू एज रोमन, मतलब यूपीएससी में आके आप कॉलेज स्टूडेंट जैसा बिहेव कर रहे हो, तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। सर, आपने मुझे बताया था प्रीलिम्स करने के बाद जो गलती करते हैं, वो आपने बताया कि लोग पढ़ते नहीं है उस अकॉर्डिंग, वही डाउट्स होगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ नहीं पाएगा। और मेंस ओरिएंटेड करने के, मेंस अगर किसी का क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या रोड मैप होना चाहिए, वहाँ लोग क्या गलतियाँ कर देते हैं? देखिए, मेंस जब क्लियर हो जाता ना, तब अगर जस्ट बॉर्डर लाइन मार्क्स लेके आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हो, तो अब इंटरव्यू में काफी अच्छा मार्क्स आएगा तो ही सिलेक्शन होता है। ओके। तो ऐसे मेंस दो जो कट ऑफ से 100+ मार्क्स आपके पास है। मान लो 700, 790, 800 में कट ऑफ हो रहा है, तो आपको 900 मार्क्स लाना चाहिए। इंटरव्यू में अगर मान लो थोड़ा खराब भी हो जाता ना, ग्रुप ए अच्छे ग्रुप में नौकरी मिल जाता। तो फिर वो वहाँ का जो मेंस का एग्जाम है, मेंस का जो रिजल्ट हाँ, है वो तो इंटरव्यू में मेंस ऐसे लिखो जो इंटरव्यू पे भरोसा ना करो। भरोसा ना करूँ। देखिए, मेंस आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड। लेकिन मेंस में तो आपको कोई बाहर वाले तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना। अब आप अच्छा से तैयारी करोगे तो अच्छे मार्क्स आएगा। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होती है, तो आप कंफर्म नहीं हो सकते हो जो मुझे तो अच्छे मार्क्स आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। तो मेंस अच्छे से लिखना चाहिए। और सर, कितनी बुक्स, हम बता सकते हैं क्या कि इतनी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन देखिए, करनी है तो? हर जीएस में 7-8 ये सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। अच्छा। और कुछ चीजें कोचिंग का भी अच्छे होता है, वो नोट्स देख लो। प्रीलिम्स लेवल में बुक्स की बहुत जरूरत है। जहां पे स्टूडेंट्स की बुक्स पढ़ना चाहिए वहां पे नहीं पढ़ते प्रीलिम्स में। वहां पे लोग इस कोचिंग की मटेरियल्स, उस कोचिंग की मटेरियल्स पढ़ के आधा अधूरा तैयारी कर लेते। इसलिए क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स है जो इस साल प्रीलिम्स हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हो पाता। तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में स्टैंडर्ड बुक्स के साथ तैयारी करना चाहिए और कम से कम 5 टाइम्स प्लस रिवीजन होना चाहिए। ये नोटबुक LM AI जो आ गया, ये बुक्स को रिप्लेस कर रही है? देखिए, प्रीलिम्स में तो बुक्स पे भरोसा करना मुश्किल है। मतलब बुक्स में तो गाइड बुक्स, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स जो जो ऑथर सही में है उनकी किताबें पढ़ो। अरे गाइड तो कोई भी लिख देता। आजकल वो कोचिंग में एक ट्रेंड है, पहले किताब लिखो, किताब अगर मान लो फेमस हो गया फिर कोचिंग खोल दो। तो ऐसे बुक नहीं। जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए आप अगर 100 एस्पिरेंट्स के घर जाओगे ना, एक के पास भी बुक नहीं मिलेगा, कोचिंग की गाइड पढ़ता है। तो वो हेल्प होता नहीं होता ना। नहीं होता। तो यही एस्पिरेंट्स गलती कर रहे हैं कि यही गलती करता है। गाइड्स, कोई टॉपर्स कुछ बोल देगा जो भाई हम तो ऐसे पढ़ लिया था, टॉपर्स की कॉपी कर ली। हाँ। ओके। और सर, देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, वाइड रीडिंग्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए और 5-6 बार रिवीजन होना चाहिए। अच्छा। अरे ये कर देता ना, प्रीलिम्स क्यों फेल हो गया? वहां पे तो स्कोरिंग है ही नहीं, क्वालिफाइंग ही तो है। और वो भी आप सुनोगे तो आप हंसने लग जाओगे। हम लोग बोलते इतने टफ एग्जाम है, पता है 50% में सिलेक्शन होता है। 50% में सिलेक्शन हो जाता है। जो सीसेट होता है ना, वो क्वालिफाइंग होती है, उसका मार्क्स जुड़ता नहीं है। जो जीएस होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अच्छा। 100 मिल जाए तो सिलेक्शन 100 हो रहा मिल है। जाए तो सिलेक्शन हो जाए। तो बताए, हम लोग बोलते इतने टफ एग्जाम है, इतने चैलेंजिंग एग्जाम है, 50% में सिलेक्शन हो रही। सर, फिर भी हर साल 10 लाख तो लोग फॉर्म अच्छे भर रहे बुक्स हैं। नहीं पढ़ते ना।
वही वही घिसी पिटी कोचिंग का ही पढ़ेगा, सब 50% ही आ रहा है। बताइए 10th में किसी को अगर 50% मिलेगा ना, उनसे तो लोग बात तक नहीं करेगा। बिल्कुल सर। अरे यूपीएससी में 50% में सिलेक्शन हो रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। अच्छा। यही तो स्टूडेंट्स 10th में 90% लेके आता ना, हम्म। तो अचानक क्या हो जाता है, यूपीएससी में 50% ले आ रहा है। मतलब जो वो फोकस नहीं कंसिस्टेंसी। कोचिंग वाले जो पढ़ाता है ना, वही 90% उसी पे डिपेंडेंट होता है, अच्छा। तो स्टैंडर्ड ही 50% जैसा देता है। हम्म। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसको? प्रीलिम्स के लेवल पे ना, जैसे जो सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम देता हूँ, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अच्छे अच्छे ऑथर के बुक्स पढ़ना चाहिए। अच्छा। अच्छे ऑथर के बुक्स, कोई एक दो ऑथर्स के नाम आप बताना चाहें? फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एक फैक्चुअल भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी कुछ आते हैं। ग्रोवर एंड ग्रोवर, अच्छा। ये बुक जरूर खरीद दें। इकोनॉमिक्स में एक बुक से नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड बुक्स आप दत्ता सुंदरम ले सकते हो हम्म। और मिश्रापुरी ले सकते हो, साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे लेना चाहिए। हम्म। फिर एक इंडिया ईयर बुक आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये 3 होना चाहिए। हम्म। पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो बुक होती है, सब स्टूडेंट्स, एक ऑथर है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, गाइड बुक की तरह है, हम्म। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। एनालिटिकल नहीं है, और सबसे एनालिटिकल क्वेश्चन जो है ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, हम्म। उसके लिए सबसे अच्छी बुक जो है डीडी वासु, डीडी वासु। कोई नहीं पढ़ता है। कहीं ना कहीं सर ये इंफॉर्मेशन की कमी है जो। नहीं, जो लोग फॉलो करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन तो लोडेड है, हम्म। लेकिन वो बुक्स एनालिटिकल नहीं होता है। ओके। और क्वेश्चंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे ज्यादा एनालिटिकल, कारण के साथ जोड़ के आता है। हम्म। लोग वही नोट्स सर, वही बुक पढ़ लेता है। हम्म। तो डीडी बसु लोग सुने भी नहीं, बहुत स्टूडेंट्स। तो सभी लोग जब यही सब पढ़ता है ना, तो मार्क्स 50 में ही सिलेक्शन हो रहा है। ठीक। तो सर आजकल जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, एंथ्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम्म। कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट उसको तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। हम्म। कारण जो है, इसमें जो कंटेंट है ना, हम्म। वो जो डे टू डे लाइफ होती है, हम्म। जैसे शादी क्या है, कितनी टाइप की शादी होती है, फैमिली, हम्म। रिश्तेदारी, ये सब चीज पढ़ना पड़ता है। हम्म। दूसरी बात, सिलेबस जो है देखने में तो बड़ा लगता है, एक्चुअल में छोटे हैं। अच्छा। थिंग्स आर वेल डिफाइंड, आपको वही पढ़ना है और क्वेश्चन उसी में से ही आता है। तीसरा जो है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर एंथ्रोपोलॉजी, क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जो सिलेबस में लिखा है ना, वही क्वेश्चन होता है। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज सिलेबस में लिखा है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप क्वेश्चन जानते हो, जो क्वेश्चन क्या आने वाला होगा, हम्म। तो उसको अगर आप अच्छा से आंसर बना के रखते हो, बार बार रिवाइज करते हो, 2-3 बार लिख भी लिया, तो एग्जाम में क्या होता है, जाके हमें सोचना नहीं पड़ता। रेडीमेड आंसर आपने एग्जाम में लिख दिया, उससे क्या होता है, सारे क्वेश्चन अच्छा से लिख भी सकते हो, छूटते भी नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आता है। क्योंकि एंथ्रो में मार्क्स लाना जितना आसान है, बाकी सब्जेक्ट उतना आसान नहीं है। ज्यादातर सब्जेक्ट में क्या है, आप क्वेश्चन नहीं जानते। हम्म। पहली बार आप देखोगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, तो 3 घंटे के अंदर सब कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करके, स्ट्रक्चरिंग करके, विथ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ना लिख के आना बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है।
एंथ्रो है ही नहीं, एंथ्रो एंथ्रो में में हमें पता होता है। पता होता सब कुछ। सो जो पता है उन्हें होता है, मतलब कैसे, ये थोड़ा सा। वो जो सिलेबस में लिया, सिलेबस ही क्वेश्चन होता है। अच्छा। और चौथा जो है एंथ्रो ना, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, हम्म। इसमें करंट के कंटेंट बहुत कम होता है, हम्म। एक ही चीज बार बार पढ़ना पड़ता है। ओके। अब जैसे पावर्ट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इसमें बहुत करंट होता है। हम्म। और जहाँ पे करंट होगा ना, वहाँ पे क्वेश्चंस भी डायनामिक होगा। डेफिनेटली। और क्वेश्चन जब डायनामिक होगा तो यू डोंट नो व्हाट विल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। हम्म। अब टॉपिक को जानते हो, टॉपिक पे कैसा क्वेश्चंस आएगा हम्म। वो आप नहीं जानते, इसलिए क्या है, रेडीमेड आंसर बना के नहीं रख सकते। हम्म। अब सोचो, किसी के पास रेडीमेड आंसर है, वेरीफाइड है, जो ऐसे लिखने से 60-62 मार्क्स मिलेगा, और किसी को एग्जाम हॉल में जाके बना के लिखना पड़ रहा है, हम्म। किसके पास ज्यादा स्कोप होगा मार्क्स लाने का? जो रेडीमेड बना के रखा हुआ है। तो वही एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, तो इसलिए ये ट्रेंड में है नहीं, एंथ्रोपोलॉजी। ट्रेन में होने का एक दो और कारण है। पहले ना एंथ्रो का सिलेबस बहुत बड़ा था, हम्म। 2008 तक, हम्म। और उसमें लाइफ साइंस से काफी टॉपिक्स होता था। तो क्या होता था, हम लोगों के टाइम में एंथ्रो लोग लेता नहीं था, हम्म। बहुत कम लोग लेता था। तो हम्म। यूपीएससी 2008 में ना सिलेबस को रिवाइज किया सब सब्जेक्ट के, तो सब सब्जेक्ट में जोड़ा गया था, एंथ्रोपोलॉजी में 30% निकाल दिया गया था। हम्म। तो सिलेबस स्ट्रीमलाइन हो गया, छोटा हो गया और फालतू से हट गया। उसके बाद से लोग लेने लगा, और 2-4-5 साल पहले से ना टॉपर्स हो रहे हैं। जिस सब्जेक्ट से टॉपर्स निकलते हैं ना, लोगों की नजर में आ जाता है। तो एंथ्रो से टॉपर्स निकल रहा है, ज्यादातर टॉपर्स इंजीनियर्स होते हैं, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियर लोग ही होते हैं यहाँ पे। इसलिए सर एंथ्रोपोलॉजी को स्कोरिंग ऑप्शनल माना जाता है। स्कोरिंग का तो मैंने कारण बताया, जो सिलेबस छोटा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होता है, इसमें करंट अफेयर्स ना के बराबर है, और आप आंसर रेडीमेड बना के रख सकते हैं। तो ये सब चीज तो है ही इनके साथ। और जिस सब्जेक्ट्स में ना टॉपर्स हो जाए एक दो बार, लोग उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा दिखाता है। सर किस तरीके के छात्र को एंथ्रोपोलॉजी चूज करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स विथ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैन गो विथ एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो। मेरे तो काफी स्टूडेंट्स सीए लोग होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम्म। और अच्छे रिजल्ट भी करता है। हम्म। और यहाँ पे देखा, जिनके पास ना कॉमन सेंस अच्छा है हम्म। और साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, हम्म। वो अच्छा करता है। जैसे कि बायोलॉजी है, एंथ्रो में 150 के आसपास बायोलॉजी के टॉपिक्स, 150 नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो बायोलॉजी से। हम्म। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, नॉट बायोलॉजी के स्टूडेंट। अब तो एक पैराडॉक्स देख लो, 150 मार्क्स आउट ऑफ 500 में बायोलॉजी से आते हैं, हम्म। और बेहतर रिजल्ट कौन करे? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होता है ना, उनमें साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, दूसरा जो है कॉमन सेंस अच्छा होता है। और जब कोई आईआईटी, कोई एनआईटी में पढ़ के आता है ना, हम्म। बचपन से स्टूडियस तो होता ही है, हम्म। रेगुलर स्टडी करता है, इंटेलिजेंट तो होता ही है। और जब गाइडेंस सही मिल जाता है, बायोलॉजी में भी वो अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो मतलब जरूरी नहीं है जो आपको, मेरे 20 साल में ना एंथ्रो पढ़ के एंथ्रो लिया ऐसे 2 स्टूडेंट है। अच्छा। सिलेक्शन बहुत अच्छा है, 2 में से 1 आईपीएस हो गया। और सर आईपीएस हो गया, चलो अच्छी बात है। एक और चीज पूछना था। ज्यादातर स्टूडेंट्स नॉन एंथ्रो से ही होता है, नॉन एंथ्रो से ही होता है, और जहाँ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। और आर्ट्स बैकग्राउंड के होता है लेकिन कम होता है। कम। और
ऑप्शनल के लिए भी सर कोचिंग जरूरी है? देखिए, कोचिंग तो सभी के लिए जरूरत होती है। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है कोई एक एक्सपीरियंस आदमी है जिसने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट किया है यूपीएससी में, वो उसके साथ आपने शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अपने कम समय में बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो। कोचिंग का मतलब ये नहीं है जो कोचिंग में जाके कोचिंग दे रहे वही कोचिंग। अगर आपके पास एक बेहतर गाइडेंस है, आपके बड़ा भाई आईएएस बन गया, उसने आपको गाइड कर दिया रेगुलरिटी रख के, वो भी एक कोचिंग है। तो कोचिंग में जाके आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, वो अगर आप खुद से करना चाहते हो ना, तो हो सके 6-7 साल लग जाए। तो कोच जो है, टीचर जो है, वी एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जो काम आप साल भर में करोगे, हम आपको महीने भर में करा देंगे। अच्छा, तो बताए, कोचिंग में जाके नुकसान तो नहीं हो रहा ना? टाइम इज मनी। अगर कोई 5 साल में एक सब्जेक्ट सीख रहा है खुद से, थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, तो नौकरी से भी क्या फायदा होगा? तो कोचिंग तो सभी के लिए जरूरत है और सबको लेना चाहिए। और सर किन लोगों, और सब लोग भी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत लोग बोलते हैं हमने तो कोचिंग लिए नहीं है। ठीक है, कोचिंग में आगे नहीं लिया, हो सके कोई अच्छे फ्रेंड उसको गाइड किया, बड़ा भाई गाइड कर दिया, फादर। ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ। मेरे एक दोस्त था, उसका ना हमारे टाइम में 4 अटेम्प्ट होता, 3 अटेम्प्ट कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, फिनिश भी नहीं दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके फादर डीईसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें प्रोफेसर था फिजिक्स के। तो फादर ने इनिशिएटिव लिया। अच्छा, उसने, मैं उनका लेकर भी आईआईटी के थे, मैथ और फिजिक्स के नोट्स उसके फादर बना के दिया। अच्छा, जीएस के नोट्स मैं एक कोचिंग से कोचिंग लेता था, उन लड़का कोचिंग लेता नहीं था जीएस। मेरे से उसका नोट्स लेके जाता था। एक प्रोफेसर अगर बना रहा है तो अच्छे बनाएगा, डेफिनेटली। उसने नोट्स बना के जीएस का भी देता था। पता 4th अटेम्प्ट में 4th रैंक था उसका। तो वो एक गाइडेंस अच्छी मिल गई, ऊपर से फैमिली सपोर्ट है। अब वो क्या बोलेगा, मैं तो कोचिंग लिया ही नहीं था। डेफिनेटली, तो आपके फादर तो कोचिंग से भी ज्यादा कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मतलब विश्वास नहीं करेंगे, 4th रैंक। अमेजिंग सर। सर लास्ट करते हैं इसको। तो अब बताओ कोचिंग क्या है? कोचिंग सर सिंपल है ना, गाइडेंस है। अब जो चाहे आप किसी टीचर से गाइड कर ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, या फिर आप अपने बड़े भाई से ले रहे हो जैसे आपने कहा, हाँ, या मतलब जो भी एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसको नॉलेज है, जो यूपीएससी के एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल, वो अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, दैट इज द कोचिंग ना। डेफिनेटली। सर आईएएस का एग्जाम किन लोगों को देना चाहिए? देखिए, कोई भी दे सकता है, और बहुत लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो लोग नहीं आएगा। अच्छा, जिनको इंटरेस्ट है सब लोग दे सकता है, और देना चाहिए, क्योंकि एक बार आईएएस बन जाओगे और आपका इंटरेस्ट भी है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में आप काम कर सकते हो, आपको समाज में कॉन्ट्रीब्यूशंस के बहुत मौका मिलेगा। और इसलिए तो इनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना अथॉरिटी मिलता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो तो आएगा ही नहीं, सर देगा ही। एक सर बहुत फेमस टीचर हैं यूपीएससी की जो कोचिंग देते हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। सो उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोलता है कि लाइफ में एक बार ना हर किसी को यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए, देखिए, जिससे चाहे
चाहे वो यूपी IAS ना बने, बट उससे एक सिविक सेंस, एक नॉलेज गेन होती है ऐसा। यूपीएससी की एग्जाम अगर कोई तरीके से देना चाहता ना, कॉस्टली भी है। कॉस्टली भी। अगर घर पे रह के खुद से तैयारी करोगे बहुत चीज, तो आप तैयारी तो समझ नहीं पाओगे क्या करे ना करे। तो सब लोग तो एफोर्ड भी नहीं कर सकते ना। हाँ, उन्होंने सही कहा, जो यूपीएससी एग्जाम अगर देता है ना, अगर उसकी सिलेक्शन नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत मामले में औरों से आगे रहता है। और उससे आगे रहता है। जैसे कि उनकी एक्सपोजर अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाता है, चीजों को वेरियस पर्सपेक्टिव में देखना आता है। और ये सब चीज अगर अपने इस्तेमाल करोगे, हो सके आईएएस ना बनने के बाद भी आप ग्रो करोगे लाइफ में। जरूरी तो नहीं है जो आईएएस बन के ही आप सिर्फ ग्रो कर सकते हो। करोड़ों लोग हैं जो बिना आईएएस बन के भी अच्छे सक्सेसफुल है अपने फील्ड में। तो यूपीएससी की जो नॉलेज है ना, आपको हेल्प करता है। लास्ट में सर फाइनल एक मैसेज आप उन एस्पिरेंट को देना चाहें जो कंटिन्यू 2-3 सालों से अटेम्प्ट दे रहे हैं बट अभी तक वो सक्सेस नहीं मिल सकी है, तो उनको उनके लिए कोई मैसेज? जो बीसीएस सर्कल की बात किया था ना, उससे निकल के आओ, उससे निकल गया हो और रेगुलर स्टडी करो, सही गाइडेंस के साथ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, हो सके 4th अटेम्प्ट में आप बन जाओगे। अच्छा। मेरे एक स्टूडेंट थी कश्मीरा, लास्ट 2022 में, पता, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और वो ये डेंटिस्ट थे। 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, 25th रैंक ले जाते। तो मुझे बोलता था, सर आपने कोचिंग में जो बोलते थे ना, जो रेगुलर स्टडी करना चाहिए, सर मेरा हुआ नहीं था दोनों अटेम्प्ट, लेकिन पढ़ता रोज था मैं। तो 2 साल नहीं हुआ था, पढ़ा तो था ना, तो कई बार रिवाइज कर लिया था। तो 3rd अटेम्प्ट में 10-12 बार रिविजन हो गया सब कुछ। उससे हेल्प मिल गई इसमें। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता ना, सब कुछ तो वेस्ट जाता नहीं ना। सिलेक्शन होता है तो आप गेन करते हो, और सिलेक्शन नहीं होता तो सब कुछ नुकसान। ऐसे भी तो नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो क्या बेकार हो जाएगा? वो तो ऐड ऑन ही होता जाएगा ना। इतने वैल्यूएबल पॉडकास्ट के लिए, इतनी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हो सकता है इससे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पॉडकास्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे किसी अच्छे गेस्ट के साथ और किसी एक्सपर्ट के साथ उन सवालों के आंसर लेने की। तो धन्यवाद, देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट कुछ टॉक।